हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं सीजेवी क्लासेस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? आज हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ने वाले हैं, जो हमारे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सारे में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मेरा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए ये जनरल नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छे तरीक़ा से ध्यान में रखें। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हम लोग यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? अगर आप इस जीके का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? कौन सा जी? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? ठीक है, तो मेरा ऑप्शन है ए जल, बी वायु, सी सौर, डी कोयला। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है कोयला। क्या है जी? कोयला इसका सही जवाब है। कोयला जो है नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। ठीक है, कोयला नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा किसको बोलते हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा उसको बोलते हैं जो दोबारा फिर से हो जाता है। ठीक है, जो क्या होता है जी? दोबारा अपने आप उत्पन्न हो जाता है या दोबारा वो उसको बना सकते हैं, वही होता है नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो कोयला ऐसा नहीं है। कोयला को बनने में बहुत समय लगता है, लाखों लाख समय लगता है। कितना समय लगता है जी? लाखों लाख समय लगता है, तब जाकर के कोयला बनता है। ठीक है, तो इसीलिए कोयला जो है नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग और आगे की ओर चलते हैं। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोयला नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। ठीक है, ये तो अभी हम लोग समझ गए कि कोयला क्या नहीं है, तो कोयला नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ठीक है, भारत में कोयला की बात किया जाए तो डोगवाना युग के है। किस युग के है जी? डोगवाना युग 98%। ठीक है, यहाँ से कोयला होता है। ठीक है, भारत में कोयला मुख्यतः डोगवाना युग है। कहाँ है जी? डोगवाना युग के है। ये बात समझ में आ गया? कहाँ का है? डोगवाना युग के है। ठीक है, कितना परसेंट है? तो 98% है। कितना परसेंट है जी? 98% है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में ऊर्जा का अधिकतम भाग 63% तापीय से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है जी? तापीय से प्राप्त होता है। कितना होता है? तो 63%। ठीक है ना, कितना होता है? 63%। तो ये है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, पारंपरिक ऊर्जा। क्या जी? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में महत्वपूर्ण कोयला से प्राप्त तापीय ऊर्जा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राप्त तापीय ऊर्जा कौन सा है? तो कोयला है। कौन सा है जी? कोयला। समझ में आया? कोयला क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण तापीय ऊर्जा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई। कब हुई जी? 1975 में हुई। ठीक है, एनटीपीसी जहाँ से ऊर्जा का उत्पादन होता है। किस चीज़ का उत्पादन होता है जी? एनटीपीसी से ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसकी स्थापना 1975 में हुआ। कब हुआ? 1975 में हुआ। ठीक है, कोई पूछेगा कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ? तो एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुआ।
ठीक है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ जी? एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है भारत में, कहाँ जी? भारत में कुल ऊर्जा का लगभग 17% पनबिजली से प्राप्त होता है। भारत में कुल ऊर्जा का पनबिजली से कितना परसेंट ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 17%। कितना परसेंट जी? 17%। ठीक है। पनबिजली से कितना परसेंट होता है? तो 17%। या फिर पूछेगा कि भारत में कुल ऊर्जा का 17% बिजली किससे प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पनबिजली। किससे प्राप्त होता है जी? पनबिजली से। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वायु ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है। कौन सा ऊर्जा के क्षेत्र में? वायु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। किस मामले में? तो वायु ऊर्जा के क्षेत्र में। किस मामले में जी? वायु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का पूरा विश्व में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है। ये हो गया। भारत में वायु ऊर्जा का क्षेत्र विश्व में कौन सा है? तो चौथा। कौन सा है जी? चौथा। विश्व में चौथा स्थान पर वायु ऊर्जा के क्षेत्र में कौन है? तो विश्व में चौथा स्थान पर वायु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत है। कौन है जी? भारत है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा है, सौर ऊर्जा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली आपूर्ति का प्रयास केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के लिए किसका प्रयास किया गया है? तो सौर ऊर्जा का। ठीक है। सौर ऊर्जा क्या है? तो सौर ऊर्जा सूर्य की गर्मी से चलता है। ठीक है। सूर्य के लाइट उस पर पड़ता है, उसी से ये बिजली कन्वर्ट होकर के ऊर्जा बन जाती है। ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है? तो सौर ऊर्जा का। ठीक है। किस चीज़ का जी? सौर ऊर्जा का। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जी, ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। कौन सा ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने 2020 तक 2% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कितना लक्ष्य रखा है? 2%। 2%। कब तक? 2020 तक। किस ऊर्जा के क्षेत्र में? तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। समझ में आया? कौन सा ऊर्जा के क्षेत्र जी? परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने 20% तक, कितना परसेंट तक? 20% तक 2% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत 2020 तक कितना परसेंट लक्ष्य रखा है? तो 2%। कितना परसेंट जी? 2%। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बिजली की कमी। किस चीज़ की कमी? बिजली की कमी भारत के विकास में एक बड़ी बाधा मानी जाती है। ठीक है। बिजली की कमी, बिजली का कमी भारत के विकास में बहुत बड़ा बाधा मानी जाती है। ठीक है। भारत के विकास में किस चीज़ को बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है? तो बिजली की कमी। ठीक है। किस चीज़ की कमी जी? बिजली की कमी। ठीक है। बिजली की कमी से भारत में विकास सही से नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इसीलिए जो बिजली है, बिजली को विकास में सबसे बड़ा बाधा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण योजना। कौन सी योजना? विद्युतीकरण योजना 1969 से संचालित हो रही है। कब से संचालित हो रही है जी? 1969 से संचालित हो रही है, जिसे अब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? राजीव गांधी विद्युत योजना। ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत परियोजना कब से संचालित हो रही है?
तो 1969 से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण योजना कब से संचालित हो रही है? 1969 से। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? तो अब इसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आ गया जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत की, ठीक है, नहीं सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है, कपास की पैदावार खाली जगह में अच्छी होती है। कौन सी जगह में अच्छी होती है? किस चीज़ की पैदावार? तो कपास की पैदावार किस जगह में अच्छी होती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी रेतीली या बलुई मिट्टी, डी दोमट मिट्टी। ठीक है, अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी जी? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है, ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। कौन सी मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है? तो काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी जी? काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, ये बात पकड़ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है काली मिट्टी भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में मिलती है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों में मिलते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में काली मिट्टी मुख्यतः मिलते हैं, यानी कि काली मिट्टी यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। भारत में काली मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहा जाता है जी? काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो रेगुड़ मिट्टी से। ठीक है, काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? रेगुड़ मिट्टी से। ठीक है, या रेगुड़ मिट्टी किससे बोला जाता है? तो काली मिट्टी को। ये बात पकड़ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है काली मिट्टी में, कौन सा मिट्टी में जी? काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। जल धारण यानी कि काली मिट्टी अधिक जल को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है। अपने में अवशोषित करता है कौन? तो काली मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा जल को अपने में अवशोषित कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। कौन सा मिट्टी अधिक जल को अवशोषित करता है? तो काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी जी? काली मिट्टी। काली मिट्टी जल को क्या करता है? तो बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित करता है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास की रस अधिक बेहतर बनता है। काली मिट्टी पानी को ज़्यादा अवशोषित करता है, इसके वजह से उसमें हर समय नमी रहता है। क्या रहता है जी? नमी अधिक रहता है, और इसके कारण से कपास अधिक बेहतर रस देता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अधिक रस देता है। ये बात पकड़ में आ गया। काली मिट्टी रस क्यों देता है? तो कपास रस अधिक क्यों देता है? तो कपास रस अधिक काली मिट्टी के नमी होने के कारण देता है। ठीक है, जितना ज़्यादा नमी रहेगा उतना ज़्यादा कपास में रस जो है अधिक बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। ठीक है, काली मिट्टी किससे बनती है? तो काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान, कौन सा चट्टान जी? बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से बनती है। ठीक है, काली मिट्टी किसके टूटने फूटने से बनती है?
तो काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से क्या बनती है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी बनती है। कौन सा मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। ये बात पकड़ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम, ठीक है, बहुलता होती है। काली मिट्टी में अधिक मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन, चूना और एल्युमिनियम पाया जाता है। काली मिट्टी में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। बात पकड़ में आ गया। काली मिट्टी में अधिक क्या पाया जाता है? काली मिट्टी में अधिक आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है काली मिट्टी को कपास की मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या बोला जाता है? तो काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी बोलते हैं। किस चीज़ की मिट्टी बोलते हैं? कपास की मिट्टी, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। ये बात पकड़ में आ गया। कपास की मिट्टी किसे बोला जाता है जी? तो कपास की मिट्टी काली मिट्टी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि काली मिट्टी में कपास बहुत अधिक मात्रा में रस देता है, ठीक है, यानी कि रुई देता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। सबसे बड़ा उद्योग कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र का उद्योग कृषि पर आधारित है। जो सूती उद्योग का है वो कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि पर, क्योंकि रुई से ही सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र किससे बनाए जाते हैं जी? सूती वस्त्र रुई से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग कृषि यानी कि खेती पर आधारित है। भारत का कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? भारत का सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है, ठीक है। यह बात पकड़ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे अधिक रोजगार सूती वस्त्र के उद्योग से प्राप्त होते हैं। भारत में सबसे अधिक रोजगार किससे प्राप्त होते हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग से, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग से सबसे ज़्यादा रोजगार मिलते हैं। कहाँ पर? तो भारत में। कहाँ जी? भारत में, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस उद्योग से मिलते हैं? तो सूती वस्त्र के उद्योग से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है भारत के कुल निर्यात में 13% हिस्सा सूती वस्त्र का उद्योग है, ठीक है। भारत में जो निर्यात होता है भारत से जो दूसरे जगह पर जाता है उसमें 13% हिस्सा सूती वस्त्र का है। कितना परसेंट हिस्सा है जी? 13% वस्त्र सूती वस्त्र का है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में सबसे बड़ा है। कौन सा मिट्टी जी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है। 22% लगभग इसमें पोटास की मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूम की कमी है, ठीक है। किस चीज़ की कमी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूम्स की, ठीक है। भारत में कितना परसेंट जलोढ़ है जी? तो 22% लगभग इसमें पोटास की मात्रा होती है। किस में पोटास की मात्रा होती है 22%? तो जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में 22% पोटास की मात्रा होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूम की कमी रहती है। क्या रहती है? कमी रहती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बांगर और खादर दो
जलोढ़ मिट्टी की है। ठीक है ना, दो भाग है, कौन कौन सा भाग है? बांगर और खादर। ठीक है ना, बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के दो भाग हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के दो भाग कौन से हैं? तो बांगर और खादर। ठीक है, बांगर और खादर किस मिट्टी के दो भाग हैं? तो बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के, कौन सा मिट्टी का जी? जलोढ़ मिट्टी के दो भाग हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है काली मिट्टी का निर्माण। किस चीज़ का जी? काली मिट्टी का निर्माण लावा से निर्मित चट्टानों के अपर्दन एवं अपक्षयन से होता है। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लावा से। किस चीज़ से होता है? लावा से। लावा जब निकलता है तो उससे जो चट्टान धीरे धीरे पिघल जाता है, तो उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है जी? लावा से होता है। लावा के चट्टान अपर्दन एवं अपक्षयंत से होता है। ठीक है ना, ये समझ में आया? लावा से निर्मित के चट्टानों के अपर्दन एवं अपक्षयन से हुआ है। समझ में आया? काली मिट्टी का निर्माण समझ में आ गया। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण लावा के निर्मित चट्टानों के अपर्दन एवं अपक्षयन से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है काली मिट्टी में पोटास पाई जाती है। काली मिट्टी में क्या पाई जाती है? काली मिट्टी में पोटास पाई जाती है। ठीक है ना, क्या पाई जाती है जी? पोटास। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि जो जलोढ़ मिट्टी होता है, कौन सा मिट्टी जी? जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसमें केवल 22% ही पाए जाते हैं पोटास। कितना परसेंट? 22%। क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। समझ में आया? लेकिन काली मिट्टी में पोटास पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है नई जलोढ़ मिट्टी को खादर जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं जी? खादर। खादर कहने का मतलब हो गया कि नया जलोढ़ मिट्टी, और बांगर कहने का मतलब है कि पुराना जलोढ़ मिट्टी। ये बात पकड़ में आया? खादर किसे बोला जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। बांगर किसे बोला जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है जी, चलिए मेरा क्वेश्चन है बांदीपुर। कौन सा? बांदीपुर वन्य जीव अभ्यावरण खाली जगह में अवस्थित है। कौन सा जगह में? बांदीपुर वन्य जीव अभ्यावरण स्थित है। इसका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी केरल। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है कर्नाटक। इसका सही जवाब क्या है जी? इसका सही जवाब है कर्नाटक। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है जी? इसका सही जवाब है कर्नाटक। इसका सही जवाब है कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक में बांदीपुर वन्य जीव अभ्यावरण स्थित है। कहाँ है जी? बांदीपुर वन्य जीव अभ्यावरण कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यावरण कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है बांदीपुर वन्य जीव अभ्यावरण की स्थापना 1973 में हुई थी। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यावरण की स्थापना कब हुई? 1973 में। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यावरण की स्थापना कब हुई? 1973 ईस्वी में हुई। ठीक है, 1973 ईस्वी में किस जीव अभ्यावरण की स्थापना हुई? तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यावरण। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1936 में हुई। कब हुई जी? 1936 में हुई। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हाथी, बाघ, चीता, भालू और जंगली सुअर, ठीक है ना। हाथी, बाघ, चीता, हिरन, भालू और जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए, बाघ के लिए, चीता के लिए, हिरन के लिए, भालू के लिए और जंगली सुअर के लिए। समझ में आया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए, बाघ के लिए, चीता के लिए, हिरन के लिए, भालू के लिए और जंगली सुअर के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का सबसे पुराना नेशनल उद्यान है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना नेशनल उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट उद्यान। कौन सा है जी? जिम कॉर्बेट उद्यान। भारत का सबसे पुराना नेशनल उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट उद्यान। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 मध्य प्रदेश में है। कितना मध्य प्रदेश में है? 11। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है जी? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। ठीक है, देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कितना है? 11 है। मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर। जगह का नाम क्या है? नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 3568 है। ठीक है ना, कितना है जी? 3568 वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है जी? नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3568 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है जी? 3568 वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, शीतकाल में भारत में साइबेरियाई सारस केवला देव घना जीव अभयारण्य राजस्थान में प्रायः दिखाई देते हैं। शीतकाल में। कौन सा में? सर्दी के मौसम में साइबेरियाई सारस। कौन सा सारस? साइबेरियाई सारस केवला देव घना पक्षी विहार। कौन सा? केवला देव घना पक्षी विहार राजस्थान में प्रायः दिखाई देते हैं। साइबेरियाई सारस किस मौसम में दिखाई देते हैं? तो साइबेरियाई सारस शीतकाल यानी कि सर्दी के मौसम में दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? केवलादेव घना पक्षी विहार में। कहाँ जी? केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, पेरियार अभयारण्य केरल में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? केरल में। पेरियार अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1978 में हुआ। कब हुआ जी? 1978 में। केरल में कौन सा अभयारण्य अवस्थित है? तो केरल में पेरियाई अभयारण्य अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1978 में हुई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है,
हेली राष्ट्रीय उद्यान को 1957 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिया गया। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान को 1957 में, कब जी, 1957 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिया गया। किसको? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिया गया। किसको दिया गया? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान को। कब दिया गया? 1957 में दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। समुद्र की गहराई, किसकी गहराई? समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका ऑप्शन है सोनार, रडार, डॉपलर, मेजर। इसका सही जवाब है सोनार। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है जी? सोनार। समुद्र की गहराई सोनार से मापी जाती है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? सोनार से मापी जाती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र की गहराई सोनार द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? सोनार द्वारा। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? सोनार द्वारा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, रडार से वायु आदि की भौगोलिक स्थिति मालूम किया जाता है। रडार से क्या मालूम किया जाता है? तो वायुयान। ठीक है, वायुयान के भौगोलिक स्थिति। किसका भौगोलिक स्थिति? वायुयान के। वायुयान का भौगोलिक स्थिति किससे मापा जाता है? तो रडार से। किससे मापा जाता है जी? रडार से मापा जाता है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो फैदोमीटर से। किससे मापी जाती है जी? फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, गायरोस्कोप में घूमती हुई वस्तुओं की गति मापी जाती है। घूमती हुई वस्तुओं की गति किससे मापी जाती है? तो गायरोस्कोप से। किससे जी? गायरोस्कोप। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति मापी जाती है। घूमती हुई वस्तुओं की गति किससे मापी जाती है? गायरोस्कोप से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, सिस्मोग्राफी भूकंप की गति का अध्ययन किया जाता है। भूकंप कितना है इसका अध्ययन किससे किया जाता है? तो सिस्मोग्राफी से। ठीक है, सिस्मोग्राफी से क्या मापा जाता है जी? तो सिस्मोग्राफी से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप की गति का अध्ययन किससे किया जाता है? तो सिस्मोग्राफी से। याद हो गया? याद हो गया। सिस्मोग्राफी से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफी से भूकंप की गति मापी जाती है। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, क्रोनोमीटर द्वारा जलयान में समय का पता लगाया जाता है। ठीक है, जलयान, जल के अंदर जो यान चलता है उसमें समय का पता किससे लगाया जाता है? तो क्रोनोमीटर से। क्रोनोमीटर से जलयान में समय का पता लगाया जाता है। ठीक है, जलयान में समय का पता किससे लगाया जाता है जी? तो क्रोनोमीटर से। किससे? क्रोनोमीटर से। क्रोनोमीटर से किसका पता लगाया जाता है? जलयान में समय का। किसका पता लगाया जाता है? जलयान में समय का। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बुरेट। ठीक है ना, कार्बुरेट अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में क्या होता है? कार्बुरेटर। क्या होता है जी? कार्बुरेटर। अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में क्या होता है? कार्बुरेटर। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण किससे बनाया जाता है? पेट्रोल तथा हवा। पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण किससे बनाया जाता है? कार्बोरेट से। किससे जी? कार्बोरेट से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कंपास के द्वारा दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, किसके द्वारा जी?
कंपास के मदद से। कंपास के मदद से क्या मापा जाता है? तो दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है, कंपास की मदद से किसका अध्ययन किया जाता है, किसको मापा जाता है? तो दिशा को मापा जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जी। चलिए देखते हैं, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, नेवेली तमिलनाडु में, कोरेबा मध्य प्रदेश में, दाभोल महाराष्ट्र में। अगर इसका सही जवाब जानते हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है दाभोल महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब क्या है जी? दाभोल महाराष्ट्र में। भारत में निजी क्षेत्र में, ठीक है, भारत के निजी क्षेत्र में बड़ी विद्युत परियोजना दाभोल महाराष्ट्र में। कहाँ है जी? दाभोल महाराष्ट्र में। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़ी विद्युत परियोजना दाभोल महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नेवेली, कौन सा जगह? नेवेली सिग्नाइट कोल लिमिटेड तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में क्या है? नेवेली लिग्नाइट कोल लिमिटेड। ठीक है ना, कोयला, कोल मतलब कोयला। लिग्नाइट कोल लिमिटेड कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कौन से जगह में है? तो तमिलनाडु के नेवेली में है। ठीक है ना जी, तमिलनाडु के कौन सा जगह में है? तो नेवेली में है। ठीक है, लिग्नाइट कोल लिमिटेड कहाँ है? नेवेली तमिलनाडु में है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवेली में बिजली केंद्र भी है। ठीक है, नेवेली में बिजली का केंद्र भी है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजना है। राजमुंद्री, कौन सा? राजमुंद्री विद्युत परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है जी? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। राजमुंद्री विद्युत परियोजना कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कोरबा मध्य प्रदेश में है। कोरबा कहाँ है जी? कोरबा मध्य प्रदेश में है। कोरबा कहाँ है? कोरबा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। कोरबा में हिंडाल्को की स्थापना किया गया। किसकी स्थापना किया गया जी? हिंडाल्को। कोरबा में किसकी स्थापना किया गया? कोरबा में हिंडाल्को की स्थापना किया गया। हिंडाल्को की स्थापना कहाँ किया गया? हिंडाल्को की स्थापना कहाँ किया गया? तो हिंडाल्को की स्थापना कहाँ किया गया जी? तो कोरबा में। कहाँ किया गया? कोरबा में। ठीक है, हिंडाल्को की स्थापना कहाँ किया गया? कोरबा में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कोरबा में विद्युत गृह भी है। कोरबा में क्या है जी? विद्युत गृह, जो हिंडाल्को को बिजली आपूर्ति करती है। हिंडाल्को को बिजली आपूर्ति कौन करती है? तो कोरबा का जो विद्युत गृह है वही करती है। कौन करती है? विद्युत गृह। कहाँ की विद्युत गृह? तो कोरबा की विद्युत गृह। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, दाभोल विद्युत परियोजना विवादित हो रही है। कौन सा विद्युत परियोजना विवादित हो रही है? तो दाभोल विद्युत परियोजना। दाभोल विद्युत परियोजना विवादित हो रही है। अब हम लोग, मेरा यही था, ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि सभी को डीप में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन के साथ मैं आपको जनरल नॉलेज देता रहूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।